Okay, people in chemistry, carbon and its compounds we are almost done with. ठीक है, आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. थोड़े से PYQs और हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, कल हम इसको निपटा देंगे पूरा. ठीक है, केमिस्ट्री का जो आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोनों बोर्ड्स में, वो ये है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, सो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में बेसिकली पढ़ेंगे क्या. सो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि क्या क्या फंडामेंटल केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनके इक्वेशंस कैसे बनते हैं. ठीक है, कैसे उनकी बैलेंसिंग होती है. ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन को, हाउ इन्फॉर्मेटिव आवर रिप्रेजेंटेशन शुड बी. ठीक है, किस तरह से वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो वी विल सी व्हाट वी विल स्टडी हियर. ठीक है, सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. ठीक है, आपने भाई साहब ऐसे ही अगर एक ग्लास मिल्क रख दिया समर के टाइम पे ऐसे ही, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू इट. ऐसे ही रख दिया 3-4 घंटे में क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू इट. अरे कौनो लाइफ में भाई साहब एक्सपीरियंस है कि नहीं. एंड आयरन तवा एंड नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. तो ये जो मिल्क होगा दैट विल बिकम इनकंज्यूमेबल, वो सड़ने लगेगा. ठीक है, वो सड़ने लगेगा. वो या तो आपको उसको भाई साहब गर्म करना पड़ेगा और गर्म करके रखना पड़ेगा. अगर आपने गर्म किया है तो गर्म करके ठंडा करके फिर उसको फ्रिज में डालना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि आपका माइक्रोबियल एक्सपोजर होगा और उसके वजह से वो ख़राब हो जाएगा. इट विल बिकम इनकंज्यूमेबल. एंड आयरन तवा पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर. अगर भाई साहब हमने इसको एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर रखा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल गेट रस्टेड. ठीक है, कोई भी आयरन की चीज़ जब एक्सपोज होती है एटमॉस्फेयर में, सो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करने लगती है एंड इट इज़ बेसिकली गोइंग टू गेट रस्टेड. ठीक है, रस्टेड एंड वीक. ठीक है, क्लियर है. जैसे ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फर्मेंटेड. भाई साहब इसी फर्मेंटेशन से ही आपका क्या बनता है, व्हाट डू वी गेट, वाइन या अल्कोहल. ठीक है, तो ग्रेप्स का होता है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन किससे होता है, आपके ईस्ट वगैरह से ग्रेप्स का होता है फर्मेंटेशन. सो कंसिडरेबल फर्मेंटेशन के बाद वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है. ठीक है, इट बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. ठीक है, सो लेट्स से फूड इज कुक्ड. ये आपका फूड है, ये फूड कुक होने के बाद इट बेसिकली गेट्स अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर. ठीक है, इसका पूरा डिफरेंट सेट हो जाएगा. अभी ये जो कुक्ड फूड है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ये आपके ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा. स्टमक में डिफरेंट एंजाइम्स उस पर एक्ट करेंगे और फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, सो ब्रेक डाउन होगा मतलब आपका जो भी कमोडिटीज़ होगा जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दीज विल गेट अब्जॉर्ब इन द बॉडी. ऑल दीज आर गोइंग टू गेट अब्जॉर्ब इन द बॉडी. ठीक है, ओ वाह चबा रहे हैं, ओ गया टुक ए टुक 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 टुक. ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ फूड इज अब्जॉर्ब. ओके, वी रेस्पायर. रेस्पायर मतलब क्या होता है, वी बेसिकली इनहेल. रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन और आपके ब्रीदिंग में डिफरेंस है. ठीक है, वी रेस्पायर विच मीन्स दैट वी टेक इन ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन बेसिकली कंबाइंस विद द फूड दैट वी कंज्यूम. हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं ये ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करेगा और बेसिकली बनेगा क्या, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ग्लूकोज है जो हमने खाया है, ठीक है, मतलब जो भी हमने फूड कंज्यूम किया उसमें रहता है ग्लूकोज. इस ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन. तो फूड हमारे लिए एक फ्यूल है और इस फ्यूल की बर्निंग से क्या प्रोड्यूस होगी, किसी भी हमने जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में देखा, सारे हाइड्रोकार्बन्स के बर्निंग से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्लस एनर्जी. So this basically produces energy and this energy is used in different external and internal activities of the body. ठीक है, so this is consumed. Okay, so आपका देखो अगर this is basically a process in which and so in all the above situations the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो जो nature या identity होती है initial substance की वो change हो चुकी है. जैसे आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया इन रेस्पिरेशन, वॉट आर यू एक्सेलिंग आउट, कार्बन डाइऑक्साइड. सो इनिशियली क्या गया आपके अंदर, ऑक्सीजन, लेकिन निकला क्या भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड. जो फूड आपने खाया वो आपके स्टमक में जाकर क्या हो गया, इट इज अब्सॉर्ब्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो उसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया. ठीक है, दैट्स हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. तो इसका मतलब अंदरूनी तरीके से, जैसे अगर आपका लोहा है और लोहे को आपने एक्सपोज रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में, इट इज गेटिंग रस्टेड. सो व्हाट डज इट मीन, द आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, which means that the iron is losing its strength.
उसका स्ट्रेंथ भाई साहब कम होता जा रहा है, ठीक है, द स्ट्रेंथ इज बेसिकली लूजनिंग। तो इसका मतलब इन ऑल द अबव रिएक्शंस दैट वी जस्ट नाउ स्टडीड, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। तो ये जो नेचर है या आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, ये थोड़ी सी भाई साहब हो जाएगी चेंज, ठीक है। द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस बेसिकली चेंजेस। ओके, सो लेट्स लुक एट अदर थिंग्स आउट हियर। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, जब भी आपका केमिकल चेंज अकर होगा, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। कभी भी केमिकल चेंज होगा ना, व्हाट इज केमिकल चेंज पीपल, व्हाट इज अ केमिकल चेंज, बोलो 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 बोलो, व्हाट इज अ केमिकल चेंज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल, राइट। व्हाट इज अ केमिकल चेंज? जल्दी 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 बोलना है भाई साहब। तो आपके दो टाइप्स के चेंजेस हैं भाई साहब, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। बताइए केमिकल चेंज क्या हो जाएगा, बोलो बच्चा बाड़ी जल्दी बोलो। केमिकल चेंज इज जनरली क्या, इरिवर्सिबल, दिस विल बी जनरली इरिवर्सिबल, मतलब ये चेंज होकर फिर से नया सब्सटेंस नहीं बन सकता। अगर आम या कोई फल पक गया है तो वो भाई साहब फिर से कच्चा आम नहीं बन सकता, ठीक है, इट इज बेसिकली इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है भाई साहब, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या है भाई साहब, जनरली इट इज रिवर्सिबल, जनरली इट इज रिवर्सिबल। एंड इन फिजिकल चेंज व्हाट हैपेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहाँ पे कोई नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आज समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने का मतलब क्या है, जैसे समझो आपका ये H2 हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव गैस है, ठीक है, हम इसको फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं, मतलब ये पूरा कंप्लीटली बर्न हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। और ऑक्सीजन गैस क्या है, इट सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है। ऑक्सीजन गैस, सारे बर्निंग प्रोसेसेस में भाई साहब अगर ऑक्सीजन ना मिले तो कोई बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है। अभी इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होता है, H2O विच इज वॉट, वाटर, एंड विच एक्सटिंग्विशेस एनी काइंड ऑफ फायर, वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। हालांकि वो बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो दोनों बर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है, एन एंटायरली न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कंपोनेंट एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड, दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे अगर फिजिकल चेंज में हम आते हैं, हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें भाई साहब शक्कर घोल दिया, ठीक है। अभी अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, विल वी गेट द टेस्ट ऑफ वाटर, वाटर का तो खैर कोई टेस्ट है नहीं, विल वी गेट द टेस्ट ऑफ शुगर, तो इसका मतलब नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। पहले हम शुगर को सॉलिड फॉर्मेट में खा रहे थे, अभी हमने पानी में डिसॉल्व करके खाया, लेकिन मिठास हमको वही मिल रही है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग द सेम। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस विल बेसिकली बी स्वीट, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली स्वीट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड हियर, अ न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर इज फॉर्म्ड। और अगर न्यू सब्सटेंस बन गया तो वो ओल्ड फॉर्मेट में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे भाई साहब ये आपका आइस मेल्ट्स टू वाटर एंड वाटर मेल्ट्स टू वाटर वेपर, इसको कूल डाउन करेंगे तो ये प्रोसेस, तो मतलब क्या हो गया, प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये एक फिजिकल चेंज है। H2O के इंटरनल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ फॉर्मेट्स में चेंज आया है क्योंकि आपने टेम्परेचर में चेंज लाया हुआ है, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, chemical change is generally not reversible. Physical changes, we have new substances or products which are formed. Chemical changes, the substance remains the same. तो component elements की एकदम सेम बराबरी होती है। Are we clear? बहुत बढ़िया, ठीक है। So in all the above situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed, ठीक है। जैसे आपका आयरन था, आयरन भाई साहब अभी क्या हो गया, रस्टेड आयरन हो गया, ठीक है, रस्टेड आयरन हो गया, ये बेकार हो गया ये, ठीक है। सो फूड था, फूड का अब्जॉर्प्शन हुआ और हमारे बॉडी में जो फूड हमने खाया वो किस किस फॉर्मेट में ऑब्जॉर्ब हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब में फूड का हो गया ब्रेकडाउन, ठीक है। जैसे हमने देखा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, वी ऑल रेस्पायर, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन रेस्पिरेशन, आपका नहीं, रेस्पिरेशन इनहेलिंग नहीं होती, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड में भाई साहब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फूड हमारे लिए एक फ्यूल है, ठीक है। इसको हम जब खाते हैं तो उसकी बर्निंग होती है और इस बर्निंग की प्रोसेस में हमारा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट होता है, मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन,
इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है, बायोलॉजी नहीं है ये। लेकिन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, एंड इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग क्या होगा आपका? सिर्फ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मामला समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो हर चीज में अगर जितने भी हमने एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं उसमें देखो हर एक में नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज ओरिजिनल कंपोनेंट से भाई साहब क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कंपोनेंट्स। दिस इज बेसिकली केमिकल चेंज, ठीक है। तो आपका जो हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन की या जो भी केमिकल रिएक्शन की, तो पहली बात तो ये है कि केमिकल रिएक्शन हो या इक्वेशन हो, मामला पहले केमिकल चेंज का होना चाहिए, तभी जाकर आपका केमिकल रिएक्शन होगा। अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, सो यू विल नॉट बी स्टडिंग दीज फिनोमिनास इन दिस चैप्टर, ठीक है। अगर आपका आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, अगेन इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी हियर। क्लियर है? आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया। एक तो सब गड़बड़ हो गया, चलिए। So whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी आपका chemical change occur होगा, so obviously एक chemical reaction होगा। तो सिर्फ और सिर्फ chemical reaction and equations जो हम पढ़ रहे हैं, equations तो हम बाद में बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन ये जो chemical reactions हम पढ़ रहे हैं, ये किसका नतीजा होगा? Chemical reactions will be a result of chemical reactions, ठीक है। अगर आपका chemical reaction होगा, ठीक है, तो आपका chemical change होगा। अगर chemical change होगा तभी जाकर उसके फलस्वरूप होगा आपका केमिकल रिएक्शन। तो जरूर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। व्हेन वी सी अ केमिकल चेंज, व्हेन वी सी अ चेंज व्हिच हैज अकर्ड wherein a new substance altogether is formed which has properties different from the original substance, then we would say that a chemical change has happened. Are we clear? Clear? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर्स असिस्टेंस। कौन असिस्ट करे? चलिए, ये हो गया आपका बूंसन बर्नर, ठीक है। ओके, कभी कभार अगर आपको मौका मिल जाए अपने लैब में जाने का तो शायद आपने ये देखा रहेगा। तो क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली क्या करते हैं हम, एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं। मैग्नीशियम इज बेसिकली व्हाट? Mg। तो जैसे हम इसको बर्न करते हैं, ऑब्वियसली एयर में बर्न करने से इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो ये आपका Mg+O2 ये क्या बना देगा? MgO, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म MgO। इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड, एंड दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड विल हैव प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम। आर वी क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने भाई साहब क्या किया भाई साहब? एक्टिविटी होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो हमने भाई साहब ये एक मैग्नीशियम रिबन है जिसको हमने एक टोंग से इसको भाई साहब होल्ड किया हुआ है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, दिस इज द बूंसन बर्नर, ठीक है। सो वंस वी ब्रिंग इट टू द फ्लेम, ठीक है, ओ फुलझड़ी, ओके, चलिए भाई साहब। तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे देखो रेसिड्यू मिल जाएगा। दिस रेसिड्यू विल बी दैट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस विल बी एंटायरली अ न्यू सब्सटेंस दैट विल बी फॉर्म्ड। सो एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से ये बर्न होता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। तो आपका ये मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी बेसिकली अ व्हाइट पाउडर। आर वी क्लियर टू दिस? ओके, this powder is obviously what? Magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen. Due to the reaction between magnesium and oxygen, magnesium oxide will be formed, ठीक है। So let's say we have a test tube out here, ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पे लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया? वी आर टेकिंग, सो दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड वी pour it here. So what we will observe is yellow colored precipitate of lead iodide। ये होगा कैसे? देखो, ये है पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ पे है आपका लेड नाइट्रेट। आप बाद में ये सब बैलेंसिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। PbNO3 इज बेसिकली लेड नाइट्रेट और ये आपका पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी फॉर्मिंग पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PbI, दैट इज लेड मोनोऑक्साइड, सॉरी अपना लेड आयोडाइड, और ये आपका भाई साहब येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा और इधर फॉर्म होगा आपका KNO3। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बट फिलहाल देखिए हुआ क्या है, ये पोटेशियम ये नाइट्रेट के साथ कंबाइन कर जाएगा
और ये लेड ये आयोडीन के साथ कंबाइन कर जाएगा, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इट्स अ फॉर्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो लेड आयोडाइड है ये एक येलो प्रेसिपिटेट से, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली एन येलो प्रेसिपिटेट एंड इट विल सेटल डाउन, ठीक है। तो आपका पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें होगा क्या, दिस इज बेसिकली लेड आयोडाइड। सो दैट्स हाउ, अगर हम दूसरा एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं एंड वी ड्रॉप जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट, जिंक के कुछ पीसेस हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली जिंक, ठीक है, ओके। नाउ डाइल्यूट H2SO4 है, किसी भी एसिड, तो जिंक बेसिकली एक मेटल होता है, देखो किसी भी मेटल को, ये सब हम पढ़ेंगे, बट दीज आर जस्ट एग्जांपल्स कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। तो आपका ये जिंक जो है, जब इसको आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा आपका जिंक सल्फेट और आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एक चीज़ मैं जो आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा करके अगर कलर्ड गैस है या स्मेली गैस है तो उसका इंडिकेटर्स हैं, जैसे समझ लो हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़े हुए अंडे का बास आता है, ठीक है, तो H2S को हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। सल्फर के जितने भी आपके गैसेज हैं दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, सो वी कैन रिकग्नाइज देम बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल दैट दे इवॉल्व, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपके 3 मेन गैसेस हैं जो ज़्यादा करके केमिकल रिएक्शंस में इवॉल्व होते हैं। अभी दिक्कत ये है कि तीनों के तीनों कलरलेस गैसेस हैं और तीनों की तीनों ओडरलेस गैसेस भी हैं, इनकी कोई महक नहीं है, ठीक है। सो हम कैसे समझेंगे कि ये गैस इवॉल्व हुआ है, ठीक है, पहले लेते हैं H2 गैस। समझ लो ये टेस्ट ट्यूब है, कोई रिएक्शन चल रहा है और इसमें H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। अगर मैं कोई लाइटेड मैच स्टिक इसके पास लाता हूँ तो पट से बचेगा। वो तुम लोग जो दिवाली में वो क्या, वो छोटा वाला जो बम होता है, फाट फूट, क्या आलू बम क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, हाँ आपटी बम जो भी है, ठीक है। सो उस तरह से जैसे आवाज़ होता है दैट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, ठीक है, दिस ऑल्सो विल फट से आवाज़ आएगा, दिस विल ऑल्सो बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस एंड इट इज एन ओडरलेस गैस एज वेल। सो हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज whether a reaction is evolving hydrogen? By bringing a lighted matchstick close to the mouth of the funnel and this will burn with a popping sound. So this confirms that this is hydrogen. Okay, next gas is oxygen. Obviously again this is also colorless and odorless. How will you recognize that oxygen is being given out in a reaction? If you bring a lighted matchstick, what will happen? It will start glowing और जोर से वो burn करने लगेगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भाई साहब बर्निंग को सपोर्ट करता है। Carbon dioxide, again this is also a colorless and an odorless gas. When you bring a lighted matchstick close to the mouth of a test tube from where carbon dioxide is getting evolved, what will happen? This will get extinguished. ये भाई साहब बुझ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे हवा से भी तो बुझ सकता है, तो इसका एक दूसरा टेस्ट भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेसिकली पास करते हैं किस में? लाइम वाटर में, ठीक है। और ये लाइम वाटर क्या बन जाता है? इट टर्न्स मिल्की। वी विल सी हाउ इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। सो दीज आर 3 gases which are very common in your reactions which will evolve and the moment these gases are evolved आपके माइंड में पैरेलल कन्वर्जन चलना चाहिए कि हम समझेंगे कैसे हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ है, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हम समझेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है, इट विल बेसिकली इट विल एक्सटिंग्विश अ लाइटेड मैचस्टिक एंड द सेकंड थिंग इज क्या हो जाएगा? दिस विल बेसिकली व्हेन पास्ड इनटू लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, ठीक है। और कैसे समझेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है? इट विल तो ये हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब ये क्या करेगा भाई साहब? अगर आप किसी मैचस्टिक को लाएंगे इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। ओके, सो ये सब कुछ टेस्ट हो गए आपके। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ कोनिकल फ्लास्क। नाउ व्हाट यू हैव टेकन इज एक डाइल्यूट H2SO4। जब भी हम एसिड से रिएक्ट चीज़ों को रिएक्ट करवाएंगे ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे भाई साहब एसिड लिया ढाल रहे ऐसे नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी एडिंग दीज थिंग्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आपने एक ड्रॉपर ले लिया, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, सो यू एडिंग इट ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस बेसिकली कॉक। तो हमने मतलब यहाँ से किसी को एस्केप करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोके तो हमें यहाँ पे क्या निकला, जैसे हमने आपको बताया, यू विल सी दैट देयर इज अ गैस विच इज गेटिंग इवॉल्व एंड दिस गैस इज नथिंग बट द हाइड्रोजन गैस। दिस वुड बी द हाइड्रोजन गैस। सो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स विच मीन्स एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया है। अगर किसी रिएक्शन में ये पहला फॉर्मेट है, इफ इन एनी रिएक्शन यू सी दैट अ गैस इज गेटिंग इवॉल्व
तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि गैस आ रहा है कहाँ से, अभी भाई साहब देखो ये क्या था, सॉलिड जिंक, और ये क्या था, लिक्विड। दोनों में से कोई तो गैस फॉर्मेट में नहीं था, लेकिन अभी आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें गैस फॉर्मेट आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक एलिमेंट गैस में कन्वर्ट हो गया है। इन दोनों कंपाउंड्स में से कोई एक एलिमेंट गैस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे वो एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंपाउंड्स बनेंगे उसमें वो कंपाउंड नहीं रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। सो evolution of a gas is the first indication that there is a chemical reaction which is taking place. हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, दैट अ केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली हैपनिंग इज बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल और रादर एन एक्टिविटी। अभी दूसरा देखो क्या है, हीट इज गिवन आउट, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होगा। आप इस कोनिकल फ्लास्क को अगर टच करेंगे, काफ़ी हीट, आपने इसको हीट दिया नहीं है, लेकिन हीट अपने आप इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट अपने आप इवॉल्व होता है। चूना लगाते हो नहीं, मतलब वो पेंट जो लोग करने आते हैं तो देखा होगा आपने, वो चूना बोलते हैं, राइट, और उसमें जो भी आपका कलर करना है वो, तो अगर आपने कभी देखा रहेगा वो जो पेंट, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेसिकली, उसको हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो, मतलब काफ़ी गर्म हो जाता है वो, ठीक है। जो लोग पान खाते हैं रेगुलरली और चूना लगा कर खाते हैं, उनके ज़बान पे काफ़ी बॉयल्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो सलाइवा है उसके साथ रिएक्ट काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है, इट बेसिकली प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है। सो खैर मुद्दा ये है कि आपका जिस भी रिएक्शन में, देखो रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक तो होता है भाई साहब हीट कंज्यूमिंग, ठीक है, वन इज हीट कंज्यूमिंग एंड द अदर वन इज हीट गिविंग, ठीक है, हीट गिविंग। हीट कंज्यूमिंग मतलब ऐसे रिएक्शन जो हीट लेते हैं, और हीट गिविंग मतलब ऐसे रिएक्शन जो हीट देते हैं। ये वाला एक ऐसा रिएक्शन है जो हीट देता है, और इस हीट गिविंग रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, और हीट कंज्यूमिंग को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो पहला जो हो गया वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज में पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैस, दूसरा हो गया चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके ले रहे हैं हम, ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ गैस। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब हो सकता है कि रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर कम हो और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो, मतलब समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, सो दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर कम है और प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप हीट दे रहे हैं इसको, सो दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कैसे मापेंगे हम, देखो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स में कोई रिएक्शन हुआ और ये क्या बने भाई साहब, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर देखेंगे हम, अगर रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। तो हमारा अगर जिंक ग्रैन्यूल्स है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो ये बबल्स निकले गैस के, एंड दिस विल बी बेसिकली अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस is the first aspect of a chemical change and change of temperature is the second aspect, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि कैसे चेंज होता है, ठीक है, एंड चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। अभी इसमें आते हैं, देखो, ठीक है। तो ये क्या था, सॉलिड जिंक, ये क्या था भाई साहब, लिक्विड, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, गैस। सो इज देयर अ चेंज ऑफ स्टेट, यस, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में भाई साहब आप चेंज ऑफ स्टेट देख रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कि भाई साहब बर्फ का पानी बनना, इज इट अ चेंज ऑफ स्टेट, यस, बट इज इट अ केमिकल रिएक्शन, नो, क्योंकि केमिकल कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इट इज नॉट बीइंग अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यू सब्सटेंस। आर वी क्लियर, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज नहीं है। तो चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ स्टेट हुआ है क्योंकि गैस बन रहा है, सॉलिड और लिक्विड का रिएक्शन हुआ एंड यू आर गेटिंग गैस एज अ प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, ओके। So from the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place, ठीक है। पहला क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। आपने देखा भाई साहब जिंक में, तो हमने जिंक को क्या किया, जिंक को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया,
zinc was solid, dilute sulfuric acid was liquid, and what we obtained was hydrogen gas which was in a gas format. दूसरा प्रोडक्ट भी है जिंक सल्फेट, बट दैट वाज, तो आप देखोगे अगर ये आपका जिंक है, ठीक है, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है भाई साहब, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, जिंक सल्फेट, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, H2 गैस। तो बहुत ध्यान से देखोगे ये क्या है सॉलिड, ये क्या है लिक्विड, ये क्या हो जाएगा भाई साहब सॉलिड, एंड दिस विल बी बेसिकली गैस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट, देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट दैट इज हैपनिंग। सो चेंज ऑफ स्टेट कैन हैपन इन अ केमिकल चेंज एज वेल। फिजिकल चेंज में तो होगा ही, लेकिन केमिकल चेंज में भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपका चेंज ऑफ स्टेट हो गया। चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर जैसे आपने अभी देखा भाई साहब, क्या किया हमने, पोटेशियम आयोडाइड लिया था और लेड नाइट्रेट लिया था, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। आपको यहाँ पे क्या मिला, लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है, दिस इज येलो इन कलर, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, येलो इन कलर, ठीक है, दिस विल बी येलो इन कलर। तो चेंज इन कलर होगा, ठीक है, ओके। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज इट्स, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है रिएक्शन और फाइनली एंडोथर्मिक भी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट क्या होता है, अभी जैसे प्रेसिपिटेट इज व्हाट, जैसे समझो गर्म खोलते हुए दूध में आपने नींबू निचोड़ दिया, व्हाट विल यू सी, यू विल सी दैट पनीर के पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हैं, और अभी वो दूध नहीं रहा, ठीक है, इट इज़ बेसिकली वाटर बन गया है जिसको आप कंज्यूम नहीं करते हैं, वो जो पनीर सेटल डाउन हो गया है उससे आप जो भी करना चाहे करेंगे, ठीक है, दैट इज बेसिकली एडिबल एंड गुड फॉर हेल्थ एज वेल। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो बन रहा है दिस इज प्रेसिपिटेट, मतलब कोई पहले क्या था, मिल्क बराबर डिजॉल्व था पानी में, ठीक है, मिल्क बराबर, जैसे आपने नींबू निचोड़ा उसमें या सिट्रिक एसिड डाल दिया तो क्या हो गया, वो सेटल डाउन हो गया, अभी ये हो गया आपका प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या हो गया, क्लियर सोल्यूशन पहले था लेकिन अभी नहीं है, अभी भाई साहब सोल्यूशन सेटल डाउन हो रहा है बॉटम में, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये कब होगा, जैसे यहाँ पे देखो लेड आयोडाइड एक क्लियर सोल्यूशन था, लेड नाइट्रेट भी सोल्यूशन था, लेकिन जैसे आपका लेड आयोडाइड बन रहा है ये आपका बन रहा है प्रेसिपिटेट, जबरदस्ती के कॉम्बिनेशन में आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। होगा क्या, देखो जैसे A B है और C D है, ठीक है, अभी समझो A का D से कॉम्बिनेशन हो रहा है, B का C के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इधर कॉम्बिनेशन हो गया, इधर एक जबरदस्ती का कॉम्बिनेशन होगा, और इसी के चलते ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी बेसिकली प्रेसिपिटेट, इट विल नॉट बी सोल्यूबल इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए भाई साहब आपके, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज चेंज ऑफ स्टेट, बट विल एवरी चेंज ऑफ स्टेट बी अ केमिकल रिएक्शन, नो। जैसे आइस का वाटर होना या वाटर का वेपर होना, वाटर वेपर होना या रिवर्स प्रोसेस होना, दैट इज नॉट अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर मतलब जैसे आपका यहाँ पे देखो कलर चेंज हुआ, ठीक है, सो चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, केमिकल चेंजेस, ठीक है। और अदर ओके, अभी आप देखो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यू हीट सॉलिड, तो when you come to the melting point of the solid starts converting into liquid। जब आप melting point पे आ जाते हैं तो solid will get converted into liquid। अभी आप boiling point पे आते हैं तो evaporation होकर बनता है गैस, ठीक है। जो लोग सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सब्लाइम सॉलिड्स, ठीक है। द वंस विच गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस आर नोन एज सब्लाइम सॉलिड्स। कोई एग्जांपल्स दे सकता है, व्हाट आर सब्लाइम सॉलिड्स। आपका एक सब्लाइम सॉलिड है भाई साहब कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, ठीक है, वो सब सीन इट। अगर आप कपूर रखेंगे 2 दिन बाद आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पे अपने आप ही उड़ जाता है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो विदाउट इवन मेल्टिंग और विदाउट इवन रीचिंग द लिक्विड स्टेट इट डायरेक्टली गेट्स इनटू द गैसियस स्टेट, ठीक है। कभी कभी आपने सुना रहेगा ना, जैसे शक्कर का डब्बा है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारा चींटी लग रही है, ठीक है, तो इसमें हम कपूर रख देंगे अगर, उसका इतना स्मेल आएगा कि ये चींटी लगेगी नहीं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, सब्लाइम सॉलिड्स। वन इज कैम्पर, व्हाट इज अदर, नैप्थलीन, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, दीज आर ऑल्सो, एंड व्हाट इज द अदर वन, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड। ये सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको आप थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे, जनरली थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे तो दे विल डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस स्टेट। और फाइनली गैसियस स्टेट से आप इसको क्या बोलेंगे, अगर गैसियस स्टेट के इनके गैसियस स्टेट को हम कूल करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, सॉलिड। जैसे अगर समझ लो यहाँ पे तुमने एक बीकर ऐसा लिया है, ठीक है,
और इस बीकर में तुमने रख दिया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको तुम भाई साहब हीट कर रहे हो, तो तुमको क्या दिखेगा, ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। व्हाई विल दिस डिपॉजिट हियर? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है, सबलाइम सॉलिड है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे इट विल चेंज इनटू गैसियस फेस, बट दीज आर द कूलर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सो बीइंग द कूलर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द अमोनियम क्लोराइड विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है आपका डिपॉजिशन, ठीक है। सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एंड डिपोजिशन इज जस्ट द रिवर्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इवेपोरेशन की, तन्मय, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। तो आप जब किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को आप कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ इंटर कन्वर्जन, दिस इज व्हाट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो दिस इज व्हाट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, क्लियर है। जनरल प्रोसेस क्या है, सॉलिड को हीट करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर। इवेपोरेशन का प्रोसेस ध्यान दीजिएगा बॉइलिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सेपरेट फिनोमिना ऑल टुगेदर। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब कैसा होता है, देखो समझ लो, ये आपका एक लेट्स से लिक्विड है, अभी लिक्विड में आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स में एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे समझ लो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उस पर इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी, ऊपर आजू बाजू नीचे उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका फोर्स उस पर लग रहा है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उसका सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल से ही फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स तो है नहीं उसको फोर्स लगाने के लिए, इसके लिए ये एस्केप आउट करता है, ठीक है, एस्केप आउट करता है। तो इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इवेपोरेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट टू बी अचीव, ठीक है। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी होगा, जैसे गर्मी के मौसम में नदी नाले जो सूख रहे हैं, क्या वो खौलते हुए सूख रहे हैं? नहीं, ठीक है, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, बट देयर लेवल्स आर ड्रिपिंग बिकॉज इवेपोरेशन इज हैपनिंग। इवेपोरेशन आपका इवन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट आराम से होता है। कुछ फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, क्या क्या है? हाँ, ओके, और एंड व्हाट एल्स? पहला चैप्टर, पहला क्या होगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि सरफेस पे ही आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, द मोर सरफेस यू प्रोवाइड टू द लिक्विड ऑब्वियसली ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। और इवेपोरेशन का डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? इवेपोरेशन का भाई साहब डायरेक्ट इफेक्ट है कूलिंग, ठीक है। आप जब नहा कर आते हैं आपको 2-4 मिनट तक ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो वाटर वेपर है वो इवेपोरेट हो रहा है एंड दैट विल प्रोड्यूस कूलिंग, ठीक है। तो समझिए जैसे आपका यहाँ पे सरफेस फिनोमिना है, दिस विल प्रोड्यूस कूलिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। जैसे आपका देखो अगर हम चाय को कप में पी रहे हैं, तो लेट्स से ये कप में चाय है, ठीक है, और इसी चाय को हमने ऐसे सॉसर में डाल दिया और अभी पी रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब चाय गर्म बिल्कुल नहीं पी पाते हैं, तो इससे क्या होगा, ये चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक है, जल्दी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि पहले इतना ही सरफेस एरिया एक्सपोज था एटमॉस्फेयर को, अभी इतना सरफेस एरिया एक्सपोज है एटमॉस्फेयर को, सो मोर ऑफ लिक्विड इज बेसिकली ड्राइंग अप। सो द फर्स्ट फैक्टर विच impacts evaporation is surface area. The more is the surface area, the more is the evaporation and the more is the cooling effect. Are we clear? क्लियर है? ओके। दूसरा इफेक्ट जैसे इन्होंने बताया कि भाई साहब क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो होगा क्या, देखो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपने इसको जल्दी छोड़कर जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भाई साहब बढ़ेगा और आपका कूलिंग भी बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है कि आपके जो स्वेट पोर्स हैं वो इफेक्टिवली फंक्शन करें, ठीक है। आपके बॉडी में स्वेट पोर्स हैं और उस स्वेट पोर्स से निकलता है स्वेट विच इज़ वाटर एंड दिस हैज़ टू ड्राई, ठीक है। इसी से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, इसी से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा रोल ऑन डिओ वगैरह लगाएंगे, धीरे 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 आपके स्वेट पोर्स बंद होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। फुस 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 करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, बट व्हाट अल्टीमेटली विल हैपन इज
prolonged use and exposure to these chemicals is actually going to cut down और block your sweat pores, और ये sweat pores के blocking से क्या होगी, sweat निकलेगा नहीं बाहर, और अगर sweat निकलेगा नहीं बाहर तो उसका evaporation नहीं होगा, और evaporation नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, to an extent that आपके cells rupture होना चालू कर देंगे, ठीक है, आपके बॉडी के स्किन्स के जो सेल्स हैं दे विल स्टार्ट रप्चरिंग, वो डिसफंक्शन कर जाएंगे, मतलब वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे इफ़ द टेम्परेचर्स गो टू हाई। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके स्वेट पोर्स अच्छे से फंक्शनिंग करें, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका भाई साहब इवेपोरेशन बढ़ेगा। गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी आपको लगती है, लेकिन साथ ही साथ पसीना भी ज़्यादा आता है, विच इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, ताकि आपका बॉडी के सरफेस का जो स्किन के सेल्स हैं उनका जो कूलिंग है वो बना रहे, ठीक है। ओके, जैसे आपने देखा रहेगा भाई साहब, कपड़े जब आप मिलते हो, ठीक है, तो मतलब गर्मी के टाइम पे जब आप कपड़े मिलते हो फटफट सूख जाता है, ठीक है, वही आपके बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या ठंडी में टाइम लेगा। तो टेम्परेचर डेफिनेटली एक्सटेंड्स या टेम्परेचर सपोर्ट्स इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा कूलिंग प्रोड्यूस होगा। सो फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, व्हाट एल्स, ही सेड ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी इज समथिंग विच इज बेसिकली कोरिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है भाई। अगर देखो यहाँ पे एक कपड़े को आपने सूखने दिया है, इसके बाजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है ये इतना वाटर वेपर है, इसमें ये सूखेगा ही नहीं, जाएगा कहाँ, वाटर वेपर जो है वो सूख कर, क्योंकि भीगा हुआ कपड़ा है इसमें से वाटर निकलेगा इन वेपर फॉर्मेट, जाएगा कहाँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। जब रेनी सीजन होता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कपड़े सूखते नहीं है, तब आपको घर के अंदर मलना पड़ता है, ठीक है। अभी तीसरा क्या है, जैसे अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो आपका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा, और आपका कूलिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है भाई साहब, आपका विंड स्पीड। जब विंड स्पीड हाई होती है तो इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है, और कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। अगर अभी हमने यहाँ पे पंखा बंद कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, यू विल स्वेट, और आपका ये स्वेट ड्राई नहीं होगा तो आपका गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इस पंखे की स्पीड की वजह से आपका जो स्वेट है वो ड्राई आउट हो रहा है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में आप बाहर से आए, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना पसीना है, पंखा चलाएंगे आपको आराम लगता है, इसलिए क्योंकि नाउ योर स्वेट इज बेसिकली गेटिंग इवेपोरेटेड बिकॉज द विंड स्पीड इज हाई, ठीक है, विंड स्पीड इज हाई, क्लियर है। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है दैट स्टार्ट्स इवन बिफोर बॉइलिंग, लेकिन अगर हमको प्रॉपरली पूरे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो देन वी विल हैव टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। So change in state, ठीक है, what do we basically change in color, evolution of a gas, change in temperature, ठीक है, and formation of a precipitate, all these are basically what indicators that a chemical reaction is taking place, ठीक है। Okay, what is valency, बोलो भाई साहब valency क्या होती है, what is valency people are, what is valency, valency is basically what, combining capacity of an element, ठीक है, combining capacity of an element। क्योंकि हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को ही पढ़ रहे हैं, और केमिकल रिएक्शंस किससे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हैपन ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हर एक एलिमेंट को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरेट करवाना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका नियरेस्ट एलिमेंट जो स्टेबल है वो है हीलियम गैस, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढेगा जिससे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सके या तो शेयर कर सके, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी भी उतनी ही होती है, वैलेंसी भी 1, 2 या 3 होती है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका जितने भी सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ऑल दीज आर एल्कली मेटल्स, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा भाई साहब,
ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा मेटल्स में, ठीक है। जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, बेरियम हो गया, ऑल दीज विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस विल ऑल्सो बी अ डोनर। लेट्स से आपका एल्यूमिनियम, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। जैसे ही दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इनके सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो दे वुड नीड एन एक्सेप्टर एटम इन फ्रंट ऑफ देम। The moment they get an acceptor atom, they will donate. So these are known as donors. जिनके भी outermost orbit में 1, 2, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these are known as donors, ठीक है। अभी 4 वाला तो है भाई साहब, अभी हमने एक चैप्टर निपटाया सिर्फ 4 वाले पे, ठीक है, जिसको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बोलते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होते हैं वो ना तो भाई साहब एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही दे सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी इवॉल्व एंड एटम्स कैन नॉट अफोर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसके पास भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड के सिवा और कोई उपाय नहीं रहेगा। देयर विल बी नो अदर वे इन विच दिस विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो अभी हम किस पे जाएंगे भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अभी हम आते हैं किस पे भाई साहब, ऐसे एलिमेंट्स पे 5, 6 और 7। तो 4 वाले को हमने छोड़ दिया, 4 वाला सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, दैट हैज गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। नाउ लेट्स कम टू द एलिमेंट्स व्हिच हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost orbit. The element which has 5 will require 3 electrons. The element which has 6 will require 2 electrons. The element which has 7 will require 1 electron. 3, 2 and 1, ठीक है। जैसे समझो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भाई साहब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ या तो एक्सेप्ट करेगा या तो शेयर करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ईदर बाय आयनिक बॉन्ड्स और इट विल बेसिकली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास हैं, तो इट विल ईदर एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन बाय आयनिक बॉन्ड और इट विल फॉर्म बाय शेयरिंग। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो वैलेंसी होती क्या है भाई साहब, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। Valency is what? Valency is the combining capacity of elements. It depends upon the number of electrons that you have in the outermost orbit. Clear है? Okay. So आपका देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रुप्स हैं और इनकी वैलेंसीज होती हैं। तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप अगर है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिसको आपने अल्कोहल में लगाया था, देखो ROH, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, OH माइनस, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। क्लोराइड आयन है, Cl-1, ठीक है। ब्रोमाइड आयन है -1, आयोडाइड आयन है -1, NO3 माइनस होगा, ठीक है, -1 है। HCO3 बाइकार्बोनेट -1 है, ठीक है। एल्यूमिनेट Al, ठीक है, Ag, Na+, H+, तो इसका सबका देखो वैलेंसी अगर आप देखोगे ये क्या हो जाएंगे, 1, ठीक है। -1 इनका चार्ज है लेकिन इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो यहाँ पे मैं कंपाउंड बना रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मुझे इसका फॉर्मूला जानना है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है भाई साहब, 1, क्यों, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, सो इट विल लेंड इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1, ठीक है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, आप कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं टू अक्वायर द स्टेबल स्टेट, दैट विल बी योर वैलेंसी। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 11 और ये हो गया 23, तो दिस विल बी 2, 8, 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, ये इसको उड़ा देगा। अगर सामने कोई एक्सेप्टर एलिमेंट आ गया उसको देके भाई साहब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम स्टेबल। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। खारगर तक निंदिया आ गई है आपकी, कंप्यूटर में एंट्री मार रही है ना। ओके, OH का कितना है भाई साहब, यहाँ पे देखो ये जो माइनस है इसका मतलब ही हो गया भाई साहब, इसका हो गया 1। तो इसके साथ इसका अगर हम कंबाइन करेंगे सो व्हाट यू विल गेट इज NaOH, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन का हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे आपका समझो ब्रोमीन है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब, 1, -1 है ना। तो ये जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HBr, ठीक है। जैसे आयोडाइड है, ठीक है, तो लेट्स से आपने कोई भी Ca ले लिया, कैल्शियम, कैल्शियम का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 2, है ना, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, 2 8 8 2 है, तो मतलब ये क्या करेगा भाई साहब, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो इस वैलेंसी को हम लिख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे 2, द वैलेंसी इज बेसिकली हाउ मच, 2। और यहाँ पे आपका क्या है, ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाइट्रेट देख लेते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम ले लेते हैं हम, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, 1, एल्कली मेटल है ये, ठीक है। और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, KNO3, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको हम बोलते हैं, इस पूरे की वैलेंसी कितनी, 1, इसकी वैलेंसी कितनी, 1। तो इसका फॉर्मूला जो कंपाउंड का होगा वो होगा NaHCO3, ठीक है। AlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जिसको हम बोलते हैं, AlO2, ये AlO2 माइनस है और ये सोडियम है, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो इसका भाई साहब क्या कंपाउंड हो जाएगा, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। Ag का कितना हो गया भाई साहब, +1। तो Ag अगर हम लेते हैं यहाँ पे 1, क्लोरीन हमने ले लिया 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बन जाएगा, AgCl, ठीक है। सोडियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो इन वैलेंसीज को आप याद रखिए, दीज आर ऑल्सो नोन एज मोनोवैलेंट, इनको हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। हम जरा टूर करके आते हैं, तो उधर बड़ी हलचली मची हुई है। ओके पीपल, सो दिस इज बेसिकली द वैलेंसी चार्ट, और इसमें हम जिस आयन को या एलिमेंट के आयन्स को दिखा रहे हैं, दीज आर बेसिकली व्हाट, मोनोवैलेंट, ऑल ऑफ देम आर मोनोवैलेंट, ठीक है। मतलब इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी भाई साहब, 1। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं, जैसे OH एक ग्रुप है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रुप है, बेसिस में OH होगा ही होगा, तो बेसिस में OH की वैलेंसी क्या होगी भाई साहब, 1, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ देखते हैं भाई साहब, सबकी वैलेंसी है 1, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके यहाँ पे हम आते हैं भाई साहब, दीज आर ऑल बाईवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये तो उतना ज़्यादा नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, जिंक, बेरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमेट आयन है ये, ठीक है, कार्बोनेट आयन है, दिस इज सल्फेट आयन एंड दिस इज जिंकेट आयन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इन सब की वैलेंसीज होगी भाई साहब 2। ये एलिमेंट्स आपको एलिमेंटल फॉर्म में मिल सकते हैं या ग्रुप फॉर्मेट में, तो सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, दीज आर ऑल 2, ठीक है। सो कैडमियम, ठीक है, Ca2+, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, जिंक, 1 सेकेंड। ओके सो यहां पे देखो, दीज आर बाईवैलेंट, ठीक है, दीज आर बाईवैलेंट, कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, जिंक, बेरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमेट, कार्बोनेट, जिंकेट, सल्फेट, ऑल दीज आर बाईवैलेंट, ठीक है। चाहे आप एलिमेंटल लो या चाहे आप ग्रुप वाइज लो, दे विल हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। आर वी क्लियर, 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 बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। सो कॉपर एंड आयरन बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ पे कॉपर का और आयरन का आपको वेरिएबल वैलेंसी मिलेगा, मतलब यहाँ पे इनकी वैलेंसीज क्या होगी, जैसे आयरन का देखो, आयरन की वैलेंसी कहीं कहीं पे 2 होती है और आयरन की वैलेंसी कहीं कहीं पे 3 होती है, ठीक है। जैसे आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आयरन की वैलेंसी क्या है भाई साहब, 2। तो जैसे ये हो गया आयरन Fe हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका FeO, ठीक है, क्लियर है। ओके आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, आयरन 3 ऑक्साइड का यहाँ पे Fe की वैलेंसी क्या है, 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2, तो जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक्चुअली में क्या दे देगा, Fe3O4। ऐसे होते हैं भाई साहब वेरिएबल वैलेंसी। तो कॉपर एंड आयरन ज़्यादा करके आप देखोगे इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। इनफैक्ट आप आगे चल के पीरियोडिक टेबल वगैरह देखेंगे तो उसमें जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके वेरिएबल वैलेंसी होते हैं।
खैर फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि आपका कॉपर और आयरन की वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे CuO भी मिलेगा, विच इज़ व्हाट, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 2, क्योंकि ये हो गया आपका CuO, ठीक है। और Cu2O भी मिलेगा, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी भाई साहब, Cu4 और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 2, ठीक है। सो कॉपर एंड आयरन बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। सो कॉपर की आपकी 1 and 2, आयरन की 2 and 3, बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज फिक्स्ड, दैट इज 3। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे NH4 है, ये वाला दे दिया हुआ है, NH4 की होगी भाई साहब 1, NH4+, तो ये हो गया 1। लेड की हो जाएगी भाई साहब 2, ठीक है, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, लेड की हो जाएगी भाई साहब 2+, ठीक है, बाई वैलेंट है ये। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? कॉपर की भाई साहब होगी 1 and 2, कॉपर की होगी 1 and 2। तो कॉपर की जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो Cu2O है, तो इसका मतलब क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे इसकी 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया Cu2O। उसी ऑक्सीजन के साथ कॉपर दूसरा कंपाउंड क्या बनाएगा, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये हो गया CuO, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन के साथ ही कॉपर के कितने कंपाउंड्स मिल रहे हैं, देखो एक हो गया CuO और एक हो गया भाई साहब Cu2O, ठीक है। आयरन का भी देखो ऑक्सीजन के साथ आपको 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं कि नहीं, FeO और दूसरा हो गया Fe2O3। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देता है आपको Fe3O4, ठीक है। सो ये थोड़े से तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। ज़्यादा करके आपका कॉपर का जो वैलेंसी है दैट विल बी 1 and 2, एंड आयरन की जो वैलेंसी है दैट विल बी 2 and 3, वेरिएबल वैलेंसी होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज फिक्स, दैट इज 3। एल्यूमिनियम की यहाँ पे देखो मोनोवैलेंट लिया हुआ है हमने, बाई वैलेंट लिया है। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्राई वैलेंट, ठीक है। बाई वैलेंट, मोनोवैलेंट इज 1, ठीक है, when the valency is 2 it is bivalent, and when it is valency is 3 it is trivalent, ठीक है। अमोनियम आयन अगर हम लेते हैं NH4+, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब 1, ठीक है, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। जिंगा जी का हो गया भाई साहब यहाँ पे डिपॉजिट करके, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपका ये OH काफ़ी ज़्यादा होता है यूज़ 1, क्लोरीन की भाई साहब 1, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नाइट्रेट यस, बाइकार्बोनेट यस, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, ये कंपाउंड का याद रखेंगे तो भी चलेगा, तो Al2 का होगा -1, ठीक है। सिल्वर यस, सोडियम यस, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ठीक है। और यहाँ पे जो NH4+ दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, NH4, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कैडमियम का याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा आपका कंपाउंड जितनी भी आप पढ़ेंगे वो उसमें आएगा नहीं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी का थोड़ा बहुत याद रखिए, जिंक, बेरियम, ऑक्सीजन, सल्फाइड, क्रोमेट का याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, आपको फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कार्बोनेट यस, सल्फेट, ठीक है, इसको अगर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ज़्यादा करके आप देखो इतने सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि आपको याद हो ही जाएंगे मोर और लेस, ठीक है। आप पहले इसको याद करके फिर पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। When you will be going through this chapter chemical reactions and equations, आप इतने सारे कंपाउंड होते देखेंगे कि आपको भाई साहब वैलेंसी गेज होने लगेगी, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ भाई साहब फटाफट NaCl, तो अभी देखो यहाँ पे समझ लो तुमको Cl की वैलेंसी नहीं मालूम, Na की मालूम है, तो Cl की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 ना भाई साहब। Na की वैलेंसी मालूम है, NaCl अगर कंपाउंड बन रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है कि Cl की वैलेंसी 1 होनी चाहिए, तभी तो NaCl बनेगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाएंगे जितना आप केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस प्रैक्टिस करेंगे, बट कायदे के तौर पे ये सारे आपके बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल कम टू केमिकल इक्वेशंस। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? सो केमिकल इक्वेशंस आर अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे समझ लो A + B is giving you C + D, so these are what, these are reactants, and C + D, these are what, products, ठीक है। रिएक्टेंट्स हो गए और ये प्रोडक्ट्स हो गए। अभी आपको भाई साहब बैलेंसिंग करनी है इसकी, ठीक है, बैलेंसिंग करनी है। सो इट इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। सो जैसे आपका देखो मैग्नीशियम है प्लस आपका ऑक्सीजन है, हमने पहले ही देखा यहाँ पे मैग्नीशियम रिंग को जब हम बर्न करते हैं तो व्हाट इज इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इट इज फॉर्मिंग बेसिकली व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन
वर्ड्स, ठीक है, आपने इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है, ओके। सो अभी लेफ्ट हैंड साइड में भाई साहब क्या क्या हैं आपके रिएक्टेंट्स, व्हाट आर दे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में क्या है भाई साहब आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो एरो इंडिकेट्स टू यील्ड शोज द डायरेक्शन, मतलब ये आपका भाई साहब ये रिएक्शन हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली द एरो विच इज इंडिकेटिंग। अगर ऐसा एरो रहा तो क्या हो जाएगा बोलो, मतलब ये दोनों तरफा होगा, मतलब कैसा होगा देखो, एक टाइम के बाद रिएक्शन रिवर्स मारेगा, ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, सो एक इक्विलिब्रियम हो जाएगी, उसके बाद रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि सिंगल एरो पॉइंटर बेसिकली इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग अहेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग अहेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। अभी हमने देखो क्या पढ़ा, वर्ड इक्वेशन पढ़ा, क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम इसको फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे क्योंकि आपको इसमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको 2 एटम्स दिख रहे हैं ना। इधर आते हैं देखो Mg हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम के कितने दिख रहे हैं भाई साहब 1, और ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं भाई साहब 1, तो मतलब गड़बड़ है, ठीक है, तो आपको इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के चलते क्या हो जाएगा, ये अकेला तो है नहीं, तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इक्वेशन क्या हो गया, इसका मैग्नीशियम का कितना हो गया भाई साहब, मैग्नीशियम का हो गया 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है। चलिए इधर आते हैं हम, ठीक है, मैग्नीशियम का कितना हो गया बोलो 1, ऑक्सीजन का कितना हो गया बोलो 2, है ना, तो क्या बैलेंसिंग है, नहीं है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो हम बाकायदा कर सकते हैं। तो 2 mg प्लस O2, अभी इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है, इधर भी क्या हो गया भाई साहब 2, और ये भी हो गया आपका 2। क्लियर है, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, दिस इज हाउ वी बैलेंस इक्वेशंस, दिस इज बेसिकली हाउ वी विल बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। एरो इंडिकेट्स टू यील्ड इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द एटम ऑन बोथ द साइड्स इज सेम देन इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, अदरवाइज इट इज एन अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस या हम क्या बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मतलब इसका सिर्फ स्केलेटन को हमने लिखा हुआ है, अदरवाइज ये अनबैलेंस्ड है। Mg प्लस O2 अगर आपका MgO बन रहा है तो, ठीक है, क्या ये अनबैलेंस्ड है, यस इट इज, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे देखो रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इधर लिखेंगे भाई साहब प्रोडक्ट्स, ठीक है, इधर लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं Mg और O, और प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स हैं Mg और O। यहाँ पे कितना है भाई साहब 1, और यहाँ पे कितना है भाई साहब 2, यहाँ पे कितना है भाई साहब 1, और यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ये हमको 2 दिख रहा है यहाँ पे, इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, लेकिन ये अकेला तो है नहीं, जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये वाला भी 2 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया भाई साहब, अभी हो गया आपका दोनों ही, ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव नाउ बिकम व्हाट, बोथ ऑफ देम हैव नाउ बिकम ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एज वेल, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एज वेल। तो अभी हमको इधर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो ये वाला तो आपका हो गया भाई साहब बैलेंस, लेकिन ये वाला अभी भी इम्बैलेंस्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी हाउ मच Mg2O2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg2, और ये हो गया आपका O2। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट इज फॉर्मिंग। तो अगर आप इसको, तो ये अभी अनबैलेंस्ड है, इसको प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे 2 mg, O2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, O2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 mgO, दिस इज नाउ प्रॉपरली बैलेंस्ड, ठीक है। तो अगर हम बिना बैलेंसिंग किए किसी इक्वेशन को लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इट विल बी टर्म्ड एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। So above reaction is an example of skeletal chemical equation और unbalanced chemical equation, ठीक है। स्टेप्स अभी देखिए क्या क्या हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट्स को देखेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे भाई साहब प्रोडक्ट्स को, ठीक है। आपको यहाँ पे रिएक्टेंट्स में क्या दिख रहा था MgS एंड O2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। प्रोडक्ट्स में क्या दिख रहा था आपको MgO, ठीक है, ओके। सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स,
रिएक्टेंट्स होंगे आपके LHS में और प्रोडक्ट्स होंगे आपके RHS में। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, ठीक है। 2 और मोर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस साइन, तो 2 या 2 से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स होंगे दे विल बी सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, सो कंडीशंस आपके देखिए क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट विल बी द कंडीशंस, 1 एरो, जैसे समझ लो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है भाई साहब, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल मतलब क्या हो जाएगा, हीट का कंडीशन, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन दी हुई है। कभी कभी आपको कैटलिस्ट दिया रहता है, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ऐड हुआ है, ठीक है, कोई कैटलिस्ट ऐड हुआ है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं आपके एरो के नीचे या एरो के ऊपर, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। फिजिकल स्टेट्स, जैसे यहाँ पे देखो फिजिकल स्टेट्स हम दिखा रहे हैं। मैग्नीशियम का क्या है, सॉलिड स्टेट है। ऑक्सीजन का क्या है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट को हम जनरली G से रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे अपवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, बोलो, सॉलिड स्टेट। अगर आपका एक्वस सोल्यूशन है, मतलब वाटर में सोल्यूशन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक्वस। मतलब अगर मैं लिखूं HCl एक्वस, मतलब HCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेट। जैसे आपने देखा अभी, जो वाटर में इनसोल्यूबल है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं। समझ लो अभी हमको लेड आयोडाइड मिला था ना, लेड आयोडाइड मिला था भाई साहब, तो लेड आयोडाइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करने से आपका क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, एंड लेड आयोडाइड वाज अ येलो प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट को हम इस तरह से दिखाएंगे। दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ओके, चलिए, तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, फिजिकल स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिजिकल स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब छोटे s के सिंबल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटे s के सिंबल से ये रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे भी देखो छोटे s के सिंबल से ये रिप्रेजेंट हुआ है। लिक्विड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब, लिक्विड को वी जनरली रिप्रेजेंट बाय L, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में भाई साहब सॉल्यूशन। एक चीज याद रखना भाई साहब, सारे एसिड्स और बेसिस, ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, दिस विल बी एक्वस सॉल्यूशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, एक्वस सॉल्यूशन हो गया ये। तो जैसे हमने HCl को ऐसे एक्वस में लिखा, या NaOH को भाई साहब कैसे लिखा हमने, एक्वस में लिखा, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स। तो अगर हमारा बेसिकली गैस है, गैस को हम कैसे लिखेंगे, गैस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय G और एन अपवर्ड एरो, ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रेसिपिटेट मतलब जो भाई साहब क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट में मतलब नीचे आ रहा है, तो प्रेसिपिटेट का क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PPT, और वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, क्लियर है प्रेसिपिटेट। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है। ये आपके क्या हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। इट मेक्स द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, ये रिएक्शन को भाई साहब ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएगा। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रही है। Okay, balancing chemical equations. Now we will learn what balancing of chemical equations. हाँ भूमि, बाय सबको बोलो। अच्छा, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो हमने देखा ही है भाई साहब, ठीक है। तो मास आपका ना तो क्रिएट होगा और ना ही भाई साहब डिस्ट्रॉय होगा इन अ केमिकल रिएक्शन। That is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants, ठीक है। तो ये पहला लॉ हो गया भाई साहब, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम देखते हैं भाई साहब, अगर A और B आपका दे रहा है क्या, AB एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। सो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स। अभी देखो यहाँ पे समझो कोई रिएक्शन, लेट्स से यहाँ पे A प्लस B है, ठीक है। अभी इसको अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, समझ लो हमने इसका मास लिया 50 ग्राम का मास है, ठीक है। A प्लस B का रिएक्शन हुआ और क्या बन गया भाई साहब, AB, ठीक है। ये 50 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट इट स्टेट्स। लेकिन अगर समझ लो कोई गैस इवॉल्व हुआ रहेगा, केमिकल रिएक्शन है, तो वो गैस तो निकल गया ना भाई साहब, तो क्या ये 50 ग्राम का होगा, नहीं, शायद 45 ग्राम का हो जाए, ठीक है। सो इस चीज को समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हर रिएक्शन में है,
लेकिन इसको आप कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब रिएक्शन के साइड से आप किसी भी चीज को भागने ना दें। क्लियर है? ठीक है। अगर भाई साहब गैस प्रोड्यूस हुआ और वो गैस भाग रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन के साइड से भाई साहब जा रहा है। ठीक है। सो इट विल नॉट बी आपको 50 ग्राम इधर नहीं मिलेगा, आपका कुछ बहुत गैस निकल गया है। अगर इस गैस को आपने ट्रैप करके रखा होता तो आपको मिलता था। ठीक है। सो प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड टू escape the site of reaction, the total mass of the products will be always, total mass of the reactants will be always equal to the total mass of the products. Law of conservation of mass हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको देखने जाएंगे तो प्रूव नहीं कर पाएंगे अगर आपने खुले वेसल में रिएक्शन को करवाया, क्योंकि जो भी गैस प्रोड्यूस होगा वो एस्केप हो जाएगा और उसका मास चला जाएगा। ठीक है। सो प्रोवाइडेड द products are not allowed to escape the site of the reaction in every chemical equation, the total mass of the reactants will always be equal to the total mass of the products. Clear है? Are we clear on this one? Okay, okay, okay. तो जैसे देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या बना रहा है भाई साहब? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? देखो जिंक और यहाँ पे हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। हमने ये रिएक्शन देखा भाई साहब। सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। ठीक है। क्लियर? अगर इसको और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया भाई साहब क्या? दिस विल बी एक्वस। हमेशा देखो एसिड हो या बेस हो, इट विल ऑलवेज बी एक्वस। लिक्विड मत लिख देना उधर। ठीक है। एसिड और बेस विल बिहेव एज एन एसिड और अ बेस ओनली व्हेन दे आर इन एन एक्वस कंडीशन। इसका रीजन जानते हैं क्या? व्हाट इज द रीजन? जैसे देखो यहाँ पे आपका एसिड H2SO4 है, ये एसिड क्यों बिहेव करेगा? देखो आपका जो वाटर है वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वही, उसी की वजह से आपके सारी चीजें हो रही हैं। वाटर है आपका H2O। ठीक है। इस H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है। अभी फंडा ये है कि जितना आपका H प्लस है उतना ही अगर आपका OH माइनस हुआ तो न्यूट्रल रहेगा, और वैसा ही रहता है। वाटर को छुएंगे तो करंट तो लगता नहीं है। ठीक है। तो आपका H प्लस जितना है उतना ही OH माइनस है। इसी वाटर में जब तक आपका भाई साहब H प्लस और OH माइनस आयन बराबर, तब तक संतुलन बना रहेगा। अभी आपने इसमें भाई साहब इस वाटर में लेट्स से आपने क्या ऐड कर दिया? लेट्स से H2SO4 ऐड कर दिया। चलो H2SO4, अभी H2SO4 जैसे ही आप वाटर में ऐड करेंगे, बीइंग एन एसिड what will happen is, and being a strong acid, what will happen is it will dissociate किसमें? H plus ions plus SO4 2 minus। ठीक है। तो 2H plus ions plus SO4 2 minus। अभी क्या होगा? ये जो H plus है ये इसको बढ़ा देगा। ठीक है। तो हमने क्या ऐड किया है भाई साहब? यहाँ पे H2SO4 जैसे आपने ऐड किया तो अभी ये H plus क्या हो जाएगा? OH के मुकाबले बड़ा हो जाएगा, एंड हेंस दिस वाटर और रादर एक्वस सोल्यूशन will start behaving as an acid। ठीक है। आपने HCl ऐड कर दिया, देखिए HCl ऐड कर दिया, तो HCl ऐड करोगे तो क्या होगा? इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है। ये जो H प्लस है ये क्या करेगा? यहाँ के H प्लस को बढ़ा देगा। सो दिस विल बी अगेन H प्लस विल बी ग्रेटर देन OH माइनस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये HNO3 है भाई साहब, नाइट्रिक एसिड। ये क्या होगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस। ये H प्लस क्या करेगा भाई साहब? इस H प्लस के क्वांटिटी को बढ़ाएगा, तो H प्लस विल बी ग्रेटर देन OH माइनस। अगेन दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन एसिड। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? ठीक है। ओके, चलिए अभी हम बेस का देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है। तो अगर भाई साहब हमने कोई बेस इस्तेमाल किया, तो लेट्स से हमने NaOH ले लिया, NaOH। ठीक है। इसका भी भाई साहब एक्वस में ही होगा। NaOH एक्वस क्या देगा आपको? देखो Na प्लस प्लस OH माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है। क्लियर है? जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इट विल डिसोसिएट। अभी क्या हो जाएगा? वाटर में फिर से संतुलन बिगड़ेगा। वाटर था भाई साहब न्यूट्रल आपका, H2O क्या था आपका? H प्लस प्लस OH माइनस। क्योंकि आपने इस बेस को वाटर में डिसॉल्व किया है, दिस OH माइनस इज मोर, सो अभी क्या हो जाएगा? OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से बढ़ जाएगा, एंड दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ बेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो जब तक आप किसी भी एसिड में या किसी भी बेस में वाटर को नहीं मिलाएंगे, तब तक वो ना ही एसिड की तरह बिहेव करेगा और ना ही बेस की तरह बिहेव करेगा। आर वी क्लियर? क्योंकि एसिड और बेस वाला जो बिहेवियर होता है वो H और OH माइनस के असंतुलन से होता है। ठीक है।
मतलब क्या होता है, जब तक बैलेंस मेंटेन्ड है H और OH में, तब तक भाई साहब ना ही एसिड ना ही बेस। अगर H प्लस बढ़ रहा है तो दिस इज एसिडिक, मतलब कोई एसिड ऐड किया आपने। अगर OH माइनस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये बेसिक, मतलब कोई बेस ऐड किया है आपने। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। जैसे समझो यहाँ पे आपका भाई साहब एक बीकर है, और इस बीकर में आपने क्या, तो आपने देखा है भाई साहब एसिड क्या करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना भाई साहब, और बेस क्या करता है, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, है ना भाई। ठीक है, समझ लो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से देयर इज अ कंपाउंड है, इसको आप हीट कर रहे हैं और इसमें से HCl इन द फॉर्म ऑफ अ गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लिटमस पेपर रख दिया, ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, ठीक है, आपने दोनों रख दिया, देखो समझ लो आपने रेड भी रखा और ब्लू भी रखा। ठीक है, तो क्या होगा, HCl इज व्हाट, एन एसिड। तो क्या करना चाहिए, एसिड शुड टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। क्या ये होगा? नहीं होगा। ब्लू विल नॉट टर्न टू रेड, रेड तो रेड ही रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस एसिड को जो इवॉल्व हो रहा है उसको आपने वाटर नहीं दिया है। ठीक है, तो वो वेट नहीं है। इस ब्लू लिटमस को अगर हम वेट कर दें, अगर इसको पानी से भिगो दें, तब ये रेड में बन जाएगा, क्योंकि अभी इसको एनवायरनमेंट मिल गया, इस HCl को भाई साहब अभी एनवायरनमेंट मिल गया। नाउ इट हैज बिकम व्हाट, एक्वस। तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस बना देगा, और जैसे ही H प्लस बना देगा, H प्लस किससे ज़्यादा हो जाएगा भाई साहब, OH माइनस से, और दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन एसिड। ठीक है, सो दिस इज अ प्रूफ दैट एनी एसिड और एनी बेस विल नॉट बिहेव एज एन एसिड और अ बेस until and unless you keep it in an environment of water। ठीक है, तो आपको उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसका एक्वा सोल्यूशन बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर इट विल बिहेव एज एन एसिड और अ बेस। क्लियर है? आर दीज थिंग्स आर क्लियर पीपल? ओके ओके ओके, चलिए अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन। हाउ विल यू नो दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व? by bringing a matchstick close to the evolution of the gas, it will burn with a popping sound। ठीक है, बहुत जोर से आवाज आएगी, पट्टे से आवाज आएगा। so that will confirm that the gas which is evolved is basically that of hydrogen। ठीक है, चलिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या बना रहा है, दिस इज गिविंग यू, तो अभी हम लिखेंगे इनके एलिमेंट्स, जिंक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी H2SO4। सो व्हाट इज इट फॉर्मिंग, ZnSO4 प्लस 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 H2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को अलग अलग लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को अलग अलग लिखेंगे। कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, 4 एटम्स हैं। किसमें, रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट्स में भी वही रहेंगे, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जिस सीक्वेंस में आपने रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स को लिखे हैं, उसी सीक्वेंस में आप प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स को भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए भाई साहब, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, तो आपने पहले रिएक्टेंट्स को देखना है। जिंक, कितना नंबर ऑफ एटम्स दिख रहा है यहाँ पे, 1, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 1। जिंक इधर कितना दिख रहा है भाई साहब, 1। चलिए, तो जिंक एज एन एलिमेंट in the number of atoms for reactants it is showing 1, in the number of atoms for products it is also showing 1। okay, let's move on। अभी दूसरा क्या आएगा भाई साहब, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, इन रिएक्टेंट्स इट इज शोइंग एज 2, है कि नहीं, H2 दिख रहा है ना, तो वैसे अब 2 हो गया। प्रोडक्ट्स में आते हैं भाई साहब, प्रोडक्ट्स में, ठीक है, प्रोडक्ट्स में कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इज 2, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, सो अभी हम आते हैं भाई साहब सल्फर में। सल्फर में कितने हो जाएंगे, देखो 1, तो ये हो गया 1। उधर प्रोडक्ट्स में कितना है, सल्फर, ये हो गया 1। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं हम ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में कितना हो गया भाई साहब, रिएक्टेंट्स में 4, एंड प्रोडक्ट्स में कितना हो जाएगा, ये 4। और कुछ है नहीं, मैंने आपको बोला था जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, दीज आर द 4 थिंग्स। ठीक है, ओके, क्या ये परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है? भाई साहब देखो, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके इधर रिएक्टेंट्स में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट्स में। दिस इज रिक्वायरिंग नो एडिशनल बैलेंसिंग, इट इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, as the number of atoms of elements is the same on both sides of the arrow, hence it's a perfectly balanced chemical equation। clear? ठीक है, ओके, तो अभी हम भाई साहब करेंगे क्या, जैसे अभी देखो ये वाला रिएक्शन है, देखो Fe, घड़ी मत देख, इधर देख, Fe प्लस H2O, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, Fe3O4 प्लस H2। आपको यहाँ पे देखो एटम्स इधर कितने हैं, Fe एक ही है, इधर कितने हैं भाई साहब, 3 है, इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितना है, 4 है,
यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको दिख ही रहा है भाई साहब अनबैलेंसिंग है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज नो बैलेंसिंग आउट हियर। ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड इट। अभी भाई साहब यहाँ पे स्टेप टू क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, रिएक्टेंट साइड में आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब देख लेते हैं भाई साहब, एलिमेंट 3 ही है यहाँ पे, ठीक है। आयरन का कितना हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में कितना हो गया भाई साहब 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो गया भाई साहब, हाइड्रोजन का हो गया 2, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया भाई साहब 2, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे भाई साहब 1, और राइट हैंड साइड में कितना है भाई साहब 4, है कि नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 हो गया। अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हमको करनी पड़ेगी बैलेंसिंग। स्टेप 3 में आते हैं भाई साहब, स्टार्ट बैलेंसिंग Fe3O4 टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। देखो अभी आप बोलोगे कि भाई साहब ये Fe3O4 कहाँ से आ रहा है, आपने तो अभी हमको समझाया कि FeO होता है और Fe2O3 होता है। क्यों, क्योंकि आयरन 2 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है भाई साहब, आयरन आपके 2 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, एक 2 और एक 3। आयरन की होती है भाई साहब वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। जब आयरन की वैलेंसी 2 है तो आयरन के नीचे हम डालेंगे 2, ऑक्सीजन के नीचे हम डालेंगे 2, ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट FeO, ठीक है। जब आयरन की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा बोलो, Fe2O3। अभी देखो ये FeO है और ये Fe2O3 है, और दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका Fe3 और O3O4, तो ये हो गया भाई साहब आपका Fe3O4, ठीक है। क्लियर है, Fe3O4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए तो भाई साहब देखो इनिशियल फेज में क्या होगा, इनिशियल फेज में 1 in H2O, ठीक है, इन रिएक्टेंट्स, 4 in Fe3O4, ठीक है, ओके। चलिए टू बैलेंस आप क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे 1 into 4 और ये भाई साहब आपका 4। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, Fe क्या है भाई साहब 3 है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 3 है। चलिए अभी हम आते हैं क्या भाई साहब, पहले में हम क्या देखेंगे H2O यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब, ऑक्सीजन को देखो, पहले आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है भाई साहब 1, इधर कितना है 4, तो बाय डिफॉल्ट आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना भाई साहब, ठीक है। आपका पहले आप ऑक्सीजन उठाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है भाई साहब 1, यहाँ कितना है 4, तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे हाइड्रोजन एक एक करके लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। चलिए अभी आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आ रहा है, नहीं 4 2 8 सो रहे हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना है भाई साहब, इकलौता है ये, इसको आप क्या कर दोगे, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 4 से, ठीक है, ओके। अभी हम फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। Fe बैलेंस्ड है, Fe भाई साहब आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 3, तो ये बैलेंस कर दो भाई साहब 3, ठीक है। अभी बताओ Fe कितना हो गया 3, H कितना हो गया 8, O कितना हो गया 4, 3 Fe 4 H2O। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ जो तो यहाँ पे देखो दिस इज अ नाउ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज हाउ यू विल बेसिकली बैलेंस। स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। तो पहले आप भाई साहब बैलेंस द ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4s4h2o, जो हमने डाला यहाँ पे 4h2o, ठीक है, ओके, एंड नॉट H2O और H2O4, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला नहीं ऑल्टर कर सकते, कोएफिशिएंट हम यहाँ पे कुछ भी डालें, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला को हम चेंज नहीं कर सकते। H2 है तो H2O ही रहेगा, H2O ऐसे डबल 2 नहीं कर दोगे, ठीक है। यू कैन मल्टीप्लाई विद अ कोएफिशिएंट टू बैलेंस, बट यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया दिस, तो आपका अभी भी नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। सो लेट अस नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स। अभी हम भाई साहब क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स में इनिशियली कितने हैं भाई साहब 8, और इधर कितना है भाई साहब एक H2 एटम दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 2 in H2, तो बैलेंस क्या करेंगे, इसको भाई साहब 8 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 है भाई साहब तो 2 into 4, ठीक है। तो इस H2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है, ओके। तो अभी भी बैलेंस है क्या, नहीं, अभी भी आपका आयरन भाई साहब बैलेंस्ड नहीं है। सो योर आयरन इज स्टिल नॉट शोइंग एज बैलेंस्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। जस्ट वन मिनट पीपल।
ओके चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसका बैलेंसिंग, ठीक है। तो आपने देखा Fe, अभी भी कुछ बैलेंसिंग बाकी है कि नहीं है? देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 इधर और 8 इधर भी। ऑक्सीजन भाई साहब कितने हो गए, 4 इधर 4 इधर भी। आयरन का बाकी है अभी, तो अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, 3Fe कर देंगे, ठीक है। सो अभी हम एटम आयरन पे आ रहे हैं। इनिशियल एटम्स ऑफ द आयरन 1 in Fe, ठीक है, 3 in Fe 3O4। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे आप, बैलेंसिंग करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 विच विल गिव यू व्हाट, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और यही आपको करना है, ठीक है। आप आगे चल के बैलेंसिंग देखोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से भी होता है, बट फॉर द टाइम बिंग व्हाट यू हैव टू फॉलो इज हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तुक्काबाजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इधर कभी 2 मार दिया, उधर 3 मार दिया, वैसे ही, ठीक है। ओके सो द फिजिकल स्टेट्स, अभी देखो सिर्फ बैलेंसिंग नहीं होगी, इसके बाद होगी आपकी बैलेंसिंग, मतलब आप फिजिकल स्टेट्स को भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हाउ आर द फिजिकल स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, गैस को ऐसे G लिखना पड़ेगा आपको, लिक्विड को L लिखना पड़ेगा, अगर आपका वाटर में सोल्यूशन है तो एक्वस, और अगर आपका सॉलिड है तो S, ठीक है। सॉलिड है तो S, या प्रेसिपिटेट है तो ऐसा दिखाएंगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं प्रेसिपिटेट में, ठीक है। सो ये फिजिकल स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव, ठीक है। जैसे आपने देखो यहाँ पे 3Fe, ये तो आपका बैलेंसिंग कर रहा है, आपने अभी इस इक्वेशन को बैलेंसिंग किया, Fe3 प्लस 4H2, तो यहाँ पे देखो ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया, और ऑब्वियसली ये क्या हो गया भाई साहब, गैस, ठीक है। सो आपका ये जो बन रहा है दिस इज बेसिकली व्हाट, तो आपका स्टेप 8 क्या हो जाएगा, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो इन द इक्वेशन। जैसे समझो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CO है प्लस 2H2, यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर को देख रहे हैं, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा, देखो 340 एटमॉस्फेयर में क्या दे रहा है ये, CH3OH, ठीक है। ये वाला भी आपका एक इंफॉर्मेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं, यहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये क्या बन रहा है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, सनलाइट में क्या बना रहा है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट इज फॉर्मिंग ग्लूकोज। तो आपकी कंडीशंस क्या होगी, ये तो आप लिखोगे ही, ये एक्वस, ठीक है, दिस इज लिक्विड, ठीक है, एक्वस, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा, एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये आपके कंडीशंस हो गए, ये आपके एडिशनल कंडीशंस हैं। यू आर मेकिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर मेकिंग द इक्वेशन एज इंफॉर्मेटिव एज पॉसिबल। तो जैसे आप इसको कैसे रीड आउट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको कैसे रीड आउट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर वेपर in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and release oxygen gas. Are we clear? Stapler इधर ठीक है, क्लियर है। फिलहाल के लिए हम इतने पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।